गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक जो है वो है बल आवेग। आवेग आवेग क्या होता है ना। गति के नियम चैप्टर 5 में 11th क्लास में आज आवेग बताएंगे, है ना। आज का टॉपिक जो है वो आवेग है। बल आवेग क्या होता है, बल आवेग संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है ना। तो आज का यही टॉपिक है, ठीक। तो चैनल में जो नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो आगे आने वाले वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, क्योंकि जो हम क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअल एग्जाम सब के हिसाब जैसा पेपर में आता है क्वेश्चन, उन क्वेश्चन का वीडियो ही बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। तो बल आवेग टॉपिक है, बल आवेग। आवेग आवेग यानी बलय आवेग से है, आवेग लिखा रहेगा या कि बल आवेग, ठीक है ना। आवेग तो इसमें आप लोगों को बता दें, बल आवेग जो होता है बल के कुल प्रभाव, यानी आवेग जो होता है बल के कुल प्रभाव की माप है। आवेग का मतलब होता है बल का कुल प्रभाव क्या होता है, बल के कुल प्रभाव की माप ही आवेग होता है। बल के कुल प्रभाव की माप को आवेग कहते हैं, है ना। वैसे इसकी सिंपल सी डिफिनेशन ये है, बल और समय अंतराल के गुणनफल को, बल और समय अंतराल के गुणनफल को आवेग कहा जाता है। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु में बल हमने लगाया कुछ समय के लिए, तो बल और समय अंतराल का गुणा ही क्या कहलाएगा, बल आवेग। आप लोगों को ये बता दें, किसी वस्तु के संवेग में एक निश्चित परिवर्तन करना हो, किसी वस्तु के संवेग में एक निश्चित परिवर्तन करना हो तो वो निश्चित परिवर्तन जो होता है वो दो प्रकार से कर सकते हैं। किसी वस्तु के संवेग में एक निश्चित परिवर्तन करना हो तो दो प्रकार से किया जा सकता है। एक वो कि कम बल ज़्यादा समय तक लगा के, कम बल, और दूसरा ये है कि ज़्यादा बल कम समय तक। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन जब करेंगे तो दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका कम से कम बल लगाया जाए ज़्यादा से ज़्यादा समय तक, या कि ज़्यादा से ज़्यादा बल लगाया जाए कम समय तक। जैसे बैट से बाल को जब मारते हैं तो उसमें ज़्यादा बल कम समय के लिए लगाया जाता है ना। फायरिंग के समय भी क्या होता है, ज़्यादा बल कम समय के लिए लगाया जाता है, ठीक है ना। तो यानी हम ये बताना चाहते हैं मेन कि बल के कुल प्रभाव को, बल के कुल प्रभाव की माप ही आवेग होता है, और उसकी परिभाषा है बल और समय अंतराल का गुणनफल। बल और समय अंतराल के गुणनफल को बल आवेग कहते हैं, आवेग या बल आवेग, ठीक है ना। तो परिभाषा में आपको यही लिखना पड़ेगा। और जहाँ बात समझने की बात रही तो हमने ये कई बात बताया कि किसी वस्तु के संवेग में एक निश्चित परिवर्तन करना हो तो दो प्रकार से कर सकते हो, कम से कम बल ज़्यादा से ज़्यादा समय तक, या ज़्यादा से ज़्यादा बल कम समय तक लगा करके। तो बल और समय अंतराल के गुणनफल को क्या कहा जाता है, बल आवेग कहा जाता है, ठीक है ना। बल और समय अंतराल के गुणनफल को बल आवेग कहते हैं। बल और समय अंतराल के गुणनफल को बल आवेग कहते हैं। दूसरे तरीके से ये भी बोल सकते हैं, बल के कुल प्रभाव की माप, बल के कुल प्रभाव की माप बल आवेग कहलाता है। ऐसा भी लिख सकते हैं, बल के कुल प्रभाव की माप बल आवेग कहलाता है, ठीक है। मेन ये है, ठीक है ना। बल और समय अंतराल के गुणनफल को बल आवेग कहते हैं, अर्थात आवेग बराबर बल गुणे समयांतराल,
यदि किसी वस्तु में बल F है डेल्टा T तक लगाया जाता है। यदि किसी वस्तु में बल F समय अंतराल डेल्टा T तक लगाया जाता है तो बल आवेग बराबर F इंटू डेल्टा T। बल आवेग को कहीं कहीं टाउ लिखा रहता है ना, मात्रक। तो आवेग बराबर बल गुणे समय न्यूटन गुणे सेकंड, SI पद्धति में। न्यूटन गुणे सेकंड जो है आवेग बराबर बल गुणे समय अंतराल, तो बल यानी न्यूटन और समय अंतराल सेकंड, न्यूटन गुणे सेकंड, और डाइन गुणे सेकंड किसमें होगा ये CGS में। ठीक है ना। आवेग बराबर बल गुणे समय अंतराल, तो बल का मात्रक न्यूटन है, ये सेकंड, ठीक है ना, और ये डाइन सेकंड CGS में। बीमी सूत्र क्या होगा इसी का, तो बीमी सूत्र में MLT - 2 इंटू T, तो MLT - 2 -1, यह संवेग का भी होता है। ठीक है ना, यह संवेग का भी होता है। ये बीमी सूत्र और किसका होता है, संवेग का। बीमी सूत्र के आधार पर आवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर सेकंड -1, किलोग्राम मीटर सेकंड -1। ध्यान दीजिएगा, वैसे आवेग का मात्रक क्या होता है, न्यूटन गुणे सेकंड, न्यूटन गुणे, लेकिन बीमी सूत्र के आधार पर, बीमी सूत्र में MLT -1 होगा, तो M यानी द्रव्यमान तो किलोग्राम, और L मतलब लंबाई तो मीटर, और T -1 सेकंड -1। तो याद रखना कि जो बीमी सूत्र के आधार पर मात्रक, यानी ये जो किलोग्राम मीटर सेकंड -1 मात्रक आया है, वो मात्रक इसका भी हो सकता है, संवेग का भी, आवेग का भी। ठीक है ना। आवेग से संबंधित उदाहरण में और भी है, जैसे क्रिकेट के खिलाड़ी जो होते हैं कैच लेते समय अपना हाथ पीछे की ओर करते हैं, है ना, तो उसमें यह है कि कम चोट लगती का चांस रहता है। आजकल तो ऐसे भी क्रिकेट के खिलाड़ी मैच में और छलांग लगा के कैच लेते हैं, पर जनरली जो पीछे की ओर करके ऐसे कैच लिया जाता है, तो इसी पर आधारित है, आवेग से संबंधित है। हो गया, लिख लो। और ये भी लिख देते हैं, यह एक सदिश राशि है। हो गया, यानी आवेग एक सदिश राशि है जिसकी दिशा बल के अनुदिश होती है।
बल के अनुदिश। आवेग एक सदिश राशि है जिसकी दिशा बल के अनुदिश होती है। इसकी दिशा वही होगी जो बल की दिशा होती है, ठीक है ना। एक आवेग संवेग प्रमेय है। आवेग संवेग प्रमेय, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आवेग संवेग प्रमेय, आवेग संवेग प्रमेय। आवेग संवेग प्रमेय क्या होता है, सुनिए। किसी बल का जो आवेग होता है उस बल द्वारा उत्पन्न संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। किसी बल का जो आवेग होगा वो आवेग संवेग में परिवर्तन के बराबर, संवेग यानी p होता है, संवेग में परिवर्तन यानी डेल p। तो यानी बल आवेग बराबर क्या, डेल p, ये होता है। यानी किसी बल का आवेग जो होता है उस बल द्वारा उत्पन्न संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। किसी बल का आवेग उस बल द्वारा उत्पन्न संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है, ठीक है ना। किसी बल का जो आवेग होगा उस बल द्वारा उत्पन्न संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है, अर्थात बल व आवेग बराबर डेल p। और डेल p क्या है, संवेग में परिवर्तन, ठीक है ना। तो इस प्रमेय का कथन क्या है, इस प्रमेय के अनुसार किसी बल का आवेग उस बल द्वारा, किसी बल का आवेग उस बल द्वारा उत्पन्न संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। किसी बल का आवेग उस बल द्वारा उत्पन्न संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है, अर्थात बल आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन। बल आवेग को कहीं कहीं टाउ लिखा रहता है, डेल p। टाउ बल आवेग हमने कहा है, टाउ इसको पढ़ते हैं। कहीं कहीं बल आवेग को जे भी लिखा रहता है, कहीं टाउ लिखा रहता है, नहीं तो आप यही जानते रहिए। देखिए इसका प्रमाण, मान लिया किसी वस्तु में बल F है, समय अंतराल डेल्टा t तक
लगाया जाता है। मान लिया किसी वस्तु में बल F समय अंतराल डेल्टा t तक लगाया जाता है, जिससे उसके संवेग में परिवर्तन डेल्टा p होता है। मान लेते हैं कोई वस्तु है, उसमें बल F लगाया। सुनिए, कोई वस्तु है, उसका द्रव्यमान m है, उसमें हमने क्या किया, बल F लगाया। कितने समय तक लगाया, डेल्टा t समय तक। तो उसके संवेग में परिवर्तन मान लो P1 से P2 हुआ, तो यानी P2 माइनस P1 बराबर डेल P संवेग कहलाया में परिवर्तन। ठीक है ना। मान लेते हैं द्रव्यमान कोई वस्तु है, उसमें हमने बल F लगाया। बल F लगाया तो जो पहले वेग रहा होगा उससे कुछ हट के होगा। ठीक है ना। तो डेल्टा t तक जब लगाए तो संवेग में परिवर्तन कितना हुआ, ये बल लगाया इतना, कितने समय तक, इतना। मतलब हमने बल F लगाया कितने समय तक, डेल्टा t समय तक। तो संवेग में परिवर्तन जो हुआ वो कितना हुआ, डेल p। तो गति के द्वितीय नियम से F बराबर होता है डेल P अपान डेल T। F बराबर क्या हो गया, डेल P अपान डेल T। तिर्यक गुणा करो तो F इंटू डेल T बराबर डेल P। अब ये क्या है, बल आवेग है, और ये क्या है, संवेग में परिवर्तन। बस इतना है। ध्यान दीजिएगा, आवेग संवेग प्रमेय क्या है। तो आवेग संवेग प्रमेय ये है कि बल आवेग जो होता है संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है, हैं। यानी किसी बल का आवेग जो होता है उस बल के द्वारा उत्पन्न संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। यही बल यानी आवेग संवेग प्रमेय है। ठीक है ना। अब संवेग के कुछ उदाहरण में हमने बताया ना कि उसमें जैसे कहा गया कि कैच लेते समय क्रिकेट खिलाड़ी अपना हाथ थोड़ा पीछे की ओर करते हैं। तो होता क्या है, देखिए जो हमने आप लोग को दिखाया, F इक्वल टू डेल P अपान डेल T कहा ना, यह है ना, F इक्वल टू डेल P अपान डेल T। यदि मान लीजिए डेल्टा T, यदि डेल्टा T क्या है, बढ़ता है, तो F का मान क्या होगा, घटेगा। डेल्टा T का मान क्या होता है, तो F का मान क्या होगा, घटेगा। इस कॉन्सेप्ट से समझना कि जैसे कहा जाता है, आवेग से संबंधित कुछ उदाहरण में जैसे ये कहा जाता है कि क्रिकेट के खिलाड़ी जो होते हैं वो कैच लेते समय अपना हाथ थोड़ा पीछे करते हैं। क्या करते हैं, पीछे करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि F बराबर जो डेल P अपान डेल T एक फार्मूला होता है। तो जब वो पीछे करेंगे, क्या करेंगे, तो जितने समय में बॉल पहुंचनी चाहिए उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, है ना। तो डेल्टा T का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब डेल्टा T का मान बढ़ जाएगा तो F का मान क्या होगा, तो जो गेंद से बल लगने वाला था हाथ में, गेंद से बल लगने वाला था जो हाथ में, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उसमें चोट लगने की संभावना कम होती है। ये जनरली ऐसा होता है। आजकल तो बताए तो जंप लेके कैच करते हैं लोग, पीछे करने की बात है दूर, पर प्रायः जब ऐसा आता है आराम से तो ऐसे न करके लेते हैं, है ना। ये नहीं कैच होने वाला है तो हाथ पीछे कर लेंगे, इस स्थिति में ऐसा। अब वो तो जंप करके वो अलग कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है। तो ये पूछा जाता है कभी कभी कि क्रिकेट के खिलाड़ी कैच लेते समय अपना हाथ पीछे की ओर करते हैं, क्यों। तो बता देना कि जब कैच लेते समय खिलाड़ी अपना हाथ पीछे की ओर करते हैं तो समय अंतराल का मान क्या होता है, बढ़ जाता है।
अब बढ़ जाने से एफ का मान घट जाता है, तो गेंद के द्वारा हाथ में जो चोट लगने वाली होती है वो कुछ कम हो जाती है। ठीक है। और जैसे कांच के जो खिलौने होते हैं, कांच के कच्चे फर्श में गिरने पर टूटते नहीं हैं आसानी से, पक्के में टूट जाते हैं। कच्चे फर्श की अपेक्षा पक्के फर्श में कांच के खिलौने आसानी जल्दी टूट जाते हैं। तो उसकी भी वजह यही है। ये माना जाता है कि कच्चे फर्श में जब गिरेगा तो थोड़ा दब तक जाएगा, है ना, गड्ढा तक बन जाएगा। या ये मान लो, जैसे मान लीजिए सर्कस के खिलाड़ी गद्दे में कूदते हैं, जाली या मोटे गद्दे पर, तो क्या होगा, जब गद्दे में कोई जंप करके करेगा तो उसको विराम अवस्था में आने में कुछ टाइम लगेगा, बढ़ जाएगा टाइम, है ना। तो टाइम बढ़ जाएगा तो बल का मान कम हो जाएगा। पक्के फर्श की बात जैसे किया गया, तो जैसे मान लीजिए ज़मीन पर कोई वस्तु गिरी कांच की, है ना, तो उसमें समय अंतराल का मान क्या होगा, कम होगा। और जब कच्चा फर्श होगा तो उसमें थोड़ा नीचे तक चली जाती है ना, गड्ढा नहीं बन जाता। तो उसमें ये कहा गया कि डेल्टा टी का मान थोड़ा बढ़ जाता है। तो डेल्टा टी का मान बढ़ जाता है तो बल का मान घट जाता है। वो बात अलग है कि कभी कभी कांच के खिलौने पक्के फर्श में गिरते हैं तो भी नहीं टूटते, कच्चे में गिरते हैं तो भी टूट जाते हैं। वो अचानक की बात वैसे अलग है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है कि पक्के फर्श में नहीं टूट जाते हैं, कच्चे में उतना आसानी से नहीं। ठीक है ना। सर्कस के खिलाड़ी जाली या मोटे गद्दे में कूदते हैं, उसका भी यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये है, इस प्रकार से है, इतना मोटा गद्दा है, ठीक, जब वो यहाँ पर पैर उनका पड़ेगा तो थोड़ा नीचे आएगा तो वो समय अंतराल बढ़ जाएगा। यदि मान लीजिए इतना मोटा गद्दा नहीं हो, लोहे की पटरी हो, उसमें लोहे की एक सीट हो, तो वहाँ जैसे गिरेंगे तो समय अंतराल तो कम ही रहेगा, है ना, पहुँचने और रुकने में, तो उसमें ज़्यादा चोट की संभावना रहती है। तो इस प्रकार आवेग के संबंध में कुछ उदाहरण हैं। और इसमें ये भी है, फायरिंग करते समय गोली चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है, तो ये सब कुछ आवेग के एग्जाम्पल में ही है। ठीक है ना। अब आगे के लिए आपको न्यूटन के गति का तृतीय नियम और ये सब पढ़ाया जाएगा अगले लेक्चर में। तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो थैंक यू।